वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मईशत के हवाले से और उस इशू के बारे में जिसका जिक्र तकरीबन हर तरफ ही हो रहा है। बात होगी माशी सूरत हाल पे और उस हवाले से जो हुकूमत ने कुछ मुश्किल फ़ैसले किए हैं और उन मुश्किल फ़ैसलों पर जो रद्द अमल आ रहा है। गुज़िश्ता रात वफाकी हुकूमत ने एक दफ़े फिर जो पेट्रोल की कीमत है वो 30 रुपए से बढ़ाई है। इस इजाफे के बाद जो पेट्रोल की कीमत है वो फ़ी लीटर 210 रुपए हो गई है। तकरीबन एक हफ़्ता पहले ही वफाकी हुकूमत ने कीमत पहले भी बढ़ाई थी, तब भी 30 रुपए का इजाफा किया गया था और अब विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको दोबारा बढ़ा दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया था, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो ताज़ा तरीन फ़ैसला है ये IMF प्रोग्राम को बहाल करने के लिए किया गया है। IMF अपेरेंटली जो है ये दबाव डाल रहा था कि जब तक कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी पेट्रोल की, IMF प्रोग्राम को रिवाइव करना मुश्किल होगा। ये जो सब्सिडी अब ख़त्म की गई है इससे 25 अरब रुपए माहाना जो है उसकी बचत होगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि ये जो साबिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसने ये जो सब्सिडी का ऐलान किया था ये IMF माहदे की वायलेशन थी, उसकी खिलाफ वर्जी थी और उसकी वजह से हुकूमत को 120 अरब रुपए का नुकसान होगा। इसके साथ साथ ऑब्वियसली साथ में ये भी खबर आई कि बिजली की फ़ी यूनिट कीमत जो है उसमें भी इजाफा हो रहा है। नेप्रा एलामिया के मुताबिक बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 7 रुपए से ज़्यादा बढ़ाई गई है। ये भी वफाकी हुकूमत ने मंजूर किया है। दूसरी तरफ जो माशी सूरत हाल है उसके ऊपर हुकूमत की तरफ से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम अगर लगाया जा रहा है तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने सब्सिडी के लिए पैसे अलग किए थे और जो वफाकी हुकूमत इस वक्त की है वो ये एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे। शौकत तरीन साहब बार बार ये दावा कर रहे हैं कि वो पेट्रोल सब्सिडी के लिए 460 अरब रुपए जो है उसकी गुंजाइश छोड़ के गए थे और इससे इतना ज़्यादा मसला होना नहीं चाहिए जितना कि हुकूमत कह रही है। इस सारे तनाजुर में मूडीज़ की रेटिंग्स की भी खबर गुज़िश्ता रोज़ आई कि वो नेगेटिव कर दी गई है, जिससे भी कहा जा रहा है कि मुआशी सूरत हाल के ऊपर असर पड़ेगा। इस सारे मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिलाल खयानी साहब, स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल असलम साहब, मुआशी तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी बिलाल साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपने एक दफ़े तो कीमत बढ़ाई थी, उस वक्त आप लोगों ने इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं दी कि इतनी ही जल्द आप दूसरी भी दफ़ा कीमत बढ़ाएंगे। बार बार हमें ये इम्प्रेशन मिला, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी, कि जी हमने गुफ्तगू कर लिया IMF से, हम स्टैगर करके ये करेंगे। बट ऑब्वियसली या तो वो तब ज़्यादा पुरुमीद थे हम कह सकें, या वो हमें बताना नहीं चाह रहे थे जो एकदम उनको इतने थोड़े अरसे में दोबारा कीमत बढ़ानी पड़ी। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्टली जी थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बात पहले वाज़ेह तौर पे कही थी कि, और इसमें एक कॉन्टेक्स्ट बड़ा ज़रूरी है जो वो बार बार दोहराते रहे हैं, कि शौकत तरीन साहब ने जो 2020 के या ग़ालिबन 21 के दिसंबर में IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की थी उसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था कि ना सिर्फ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की 30 रुपये लगेगी, कीमत के ऊपर टैक्स लगेगा, उसके ऊपर मजीद 17% जनरल सेल्स टैक्स भी लगेगा। ये बुनियाद थी, इट वॉज वन ऑफ द मेन अंडरस्टैंडिंग्स जिसकी बुनियाद के ऊपर आपका IMF प्रोग्राम चल रहा था। तो जब इन लोगों को नज़र आया PTI की हुकूमत को कि हुकूमत जाने वाली है, उस टाइम पर ना सिर्फ इन्होंने ये सारे टैक्सेस ज़ीरो कर दिए, GST और PDL, फिर सब्सिडी दे दी जो कि अनसस्टेनेबल थी। अब मिफ्ता इस्माइल साहब ने आपको याद होगा जब वाशिंगटन DC से भी आए थे, जब वहाँ पे मौजूद भी थे और रिसेंटली भी उन्होंने कहा था, तो उन्होंने IMF से ये बात की है कि देखें हम आवाम के ऊपर टैक्सेस का बोझ अभी नहीं लगा सकते। अब हम एक सिचुएशन में ये बारूदी सुरंग एक बिछा के चले गए हैं जिसमें अंदर वो रेनेग करके गए IMF के प्रोग्राम के ऊपर, जो खुद उन्होंने मुआहदा तय किया हुआ था, उस पर 3 महीने बाद जब हुकूमत जा रही थी उसको रिवर्स करके गए हैं, जानते हुए PTI की हुकूमत वाले कि ये क्या जेपरडाइज करके जा रहे हैं, किस तरह इससे IMF के प्रोग्राम के स्टॉल होने से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक क्राइसिस बन सकता है जो हमने फिर इनहेरिट किया।
मगर मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये बात साथ ज़रूर कही थी कि सब्सिडी के ऊपर हम देखेंगे कि जो हम हर महीने तकरीबन 120 अरब रुपए पेट्रोल की सब्सिडी की मद में खर्च कर रहे थे, जहाँ पे कंपैरिजन में 40 अरब पूरी हुकूमत चलाने में लगते हैं वो कर रहे थे, उसके ऊपर बात हुई थी। तो स्टैगर करके इस सब्सिडी की एलिमिनेशन के ऊपर बात हुई थी और इसीलिए। बट सर स्टैगर तो नहीं किया ना, हफ्ते में जब आप 2 दफे बढ़ा देंगे तो कितना आपने हफ्ते की इंप्रेशन तो कुछ और मिला गया। आप इसमें ये भी देखिए कि 9 मेरे ख्याल से अभी स्टार्ट ऑफ अप्रैल से, अप्रैल के दूसरे हफ्ते से ये हुकूमत मौजूद है, उस वक्त से भी सारी मजबूरियात के बावजूद ये सब्सिडी काफ़ी देर चलाई है, अब जाके इसको रिड्यूस कर रहे हैं। आपने इसलिए चलाई है क्योंकि आपकी पार्टी में अगर हम बात करें तो उधर पॉलिटिकली इसके ऊपर लड़ाई हुई थी, आप लोग सारे आपस में लड़े थे, फैसला ही नहीं कर पा रहे थे। बुनियादी तौर पे प्राइम मिनिस्टर का कंसर्न ये था कि क्योंकि, और ये बाय द वे ये बात समझनी बड़ी ज़रूरी है और मैं चाहूँगा कि मौका मिले मुझे आपके शो के कोर्स में कि ये आवाम को बताना, ये पैगाम देना बड़ा ज़रूरी है कि ये जिन हालात में मईशत छोड़ के गए और जिन हालात के अंदर ये सब्सिडी छोड़ के गए जो कि फंडेड नहीं थी, ख़जाना खाली था, और जिस तरह की तबाही, मुआशी तबाही हम फेस कर रहे थे, अगर ये हालात ना होते तो ये मजबूरी ना होती तो ये कीमतें ना बढ़ती। और इसका शहबाज शरीफ साहब को बतौर वज़ीर आज़म एहसास भी था और एक वजह जिस वजह से पहले भी काफ़ी प्रेशर था कि इसको हम इंक्रीज़ करें प्राइस को, क्योंकि ज़रूरी भी है, हमारे पास पैसे भी नहीं है सब्सिडी को रिज्यूम करने के, मगर उनकी ये प्रायोरिटी नंबर 1 थी कि किस तरह अगर हमें पेट्रोल की कीमत बढ़ानी भी पड़े तो जो हमारे सबसे कमज़ोर तबकात हैं उनको हम किस तरह इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपने देखा कि एहसास के थ्रू, बिस्क के थ्रू हमने इंसेंटिव भी किया। प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे आपको याद ही नहीं है कि डार साहब और मरियम नवाज साहिबा क्या कहती रही हैं कि कोई जरूरत नहीं है, इलेक्शंस में चले जाओ, सब्सिडी हम लोगों पे बोझ नहीं डालेंगे। अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो प्लानिंग कर रहे थे। नहीं, उसमें देखिए बात ये थी कि ये फैसला तो वेदर हमारी हुकूमत लेती या अगर अर्ली इलेक्शंस हो जाते केयर टेकर लेती तो ये फैसला होना चाहिए था। और ये देखिए ये फैसला करना भी इस चीज़ का मुजाहरा है कि हमें नहीं पता था हुकूमत लेने से पहले कि इस तरह का फैसला लेके इसकी क्या पॉलिटिकल कॉस्ट हो सकती है या कितना मुश्किल है पॉलिटिकली फैसले लेना। मगर पहले भी इन द पास्ट PMLN हैज़ शोन कि मुश्किल फैसले सियासी कॉस्ट पे क्यों ना हो हमने लेनी है, क्योंकि ये हमारी एक जिम्मेदारी है। हम PTI की तरह पॉपुलिस्ट मेजर्स करके ये देखे बगैर कि किस तरह की तबाही मिच रही है ये हम नहीं करेंगे। जिस तरह का फैसला हमने मार्च में सब्सिडी पे किया। बात करें तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी पूछने थे। जी मुजम्मिल साहब, सुन लिया आपने, बिलाल साहब कह रहे हैं आप लोग तो पॉपुलिस्ट फैसले करके गए हैं और बारूदी सुरंगें है वो वट एवर दी एक्सप्रेशन इज उनके लिए छोड़ के गए हैं, नहीं तो उन्होंने तो बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से इस पे सारे फैसले किए। पहले तो मैं एक बात बताऊं कि बिलाल साहब को थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूं। पहली बात ये कि सेल्स टैक्स जो है पेपर जो है वो 28 फरवरी को भी हुआ, पिछले पूरे साल सेल्स टैक्स पेपर हुआ है। और फिर नवंबर में हमने IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया था, तो उसमें भी IMF ने हमें नहीं कहना था कि आप सेल्स टैक्स को 17 दिन से करें। उन्होंने कहा था पेट्रोलियम में भी 4 रुपए महीने के हिसाब से आप बनाए। नंबर 2, ये बार बार किसी में सबने जो है एक अल्फाज सिखा दिया है बारूदी सुरंग। मैं जो है अब आपको बताता हूँ कि पिछले 8 हफ्तों में बारूदी सुरंग कैसे बिछाई गई, बारूदी सुरंग असल में होती क्या है। देखिए 15 अप्रैल, अगर 15 अप्रैल को हुकूमत में नहीं थे, 10 अप्रैल को हमें जो है निकाल दिया गया था। 15 अप्रैल को ओगरा, जब आपको पता है ना हर 15 तारीख को और 31 तारीख 31 तारीख को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल होता है। तो 15 अप्रैल को जब ओगरा ने शहबाज शरीफ साहब को सबमिशन भेजी थी तो उनको बताया था कि 23 रुपए 41 पैसे पेट्रोल में सब्सिडी है और 41 रुपए 7 पैसे डीजल में सब्सिडी है। अब आपको समझ आ होगा कि एक हफ्ते में कितनी कीमतें बढ़ी है, 60 रुपए की कीमतें बढ़ी है। तो अगर सिर्फ पेट्रोल की अगर हम बात करें पहले तो 60 रुपए से अगर हम जो है 24 रुपए निकाल दें तो 36 रुपए की बारूदी पिछले 3 से 8 हफ्ते में बिकी है। जो आगे मार्केट का रेट चला रुपए की कदर 30-22 रुपए हुई, ठीक है। और डीजल में इसी तरीके से जो है 30 रुपए की बारूदी बिकी है। इसके बेहतर इस्माइल साहब देखते हैं अभी भी 17 पूरा हुआ, 10 रुपए बढ़ी पेट्रोल में और 23 रुपए डीजल में बढ़ाने हुए। तो इनको पहले तो थोड़ा सा जो है ना आम अल्फाज के अलावा रियलिटी चेक को भी लेना चाहिए कि पिछले 6 से 8 हफ्तों में दुनिया में क्या हुआ और हम क्या करते रहे, हम मारूति तरह बोलते रहे। दूसरी बात मेरे के हमने ये कितने हमारे खजाना खाली छोड़ के चले गए। 2018 की मिसाल कभी भी नहीं करती और 2000 की किसी भी दुनिया की
चीज की सेहत को चेक करने के लिए सबसे जो बेहतरीन और न्यूट्रल वो मुआवजा होता है वो रेटिंग एजेंसी होती है। जब 2018 में हम आए थे तो हमारी B3 नेगेटिव रेटिंग थी और वो जून 2018 में मिस्टर इस्माइल साहब की क़यादत में पाकिस्तान को दी गई थी। उसके 6 महीने में हमने उसको B3 स्टेबल किया और पूरे 3.5 साल में उसको B3 स्टेबल रखा। अगर ऐसा कुछ सिलसिला होता कि हम खजाने खाली और कोई का दिवालिया तो ये काफी रेटिंग एजेंसी उसको कर चुकी होती। अभी इसके आते ही 8 हफ्तों में रेटिंग एजेंसी में हाथ जोड़े कि जो उसने आर्ग्यूमेंट था कि कमजोर हुकूमत, कमजोर फैसलाबाजी और जो है इनकी इनएबिलिटी टू जनरेट फंड जो है दैट हैज लेड देम टू डाउनग्रेड पाकिस्तान आउटलुक। और बिल्कुल सही। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम B3 सिर्फ इसलिए मेंटेन कर रहे हैं कि अभी भी हमें लगता है कि इकोनॉमी में रेजिलियंस है। जी मुजम्मिल साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और जो वापस आएंगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें बिलाल कियानी साहब से और मुजम्मिल असलम साहब से और हम बात करें मईशत के हवाले से और इस वक्त जो एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान हम रोज़ टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जी बिलाल साहब, मुजम्मिल साहब कह रहे हैं आप लोगों ने तो ये लफ्ज़ सीख लिया है बारूदी सुरंग। जी ठीक है, हमने सीख लिए। आप ये शायद सही फरमा रहे होंगे। सीखा इन्होंने ही सिखाया, इनकी हरकतें ऐसी रही हैं तो सीखने पे हम मजबूर हो गए और बार बार कहने पे मजबूर हो गए। क्योंकि देखिए, ऑन ए सीरियस नोट, ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया आपने पार्लियामेंट में भी देखा जब भी वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस का अमल चला था कि उस तरफ किस तरह उन्होंने कोई रवायत, कोई रूल या लॉ नहीं उन्होंने देखा कि वो तो जो भी उनको करना पड़ा, उन्होंने कुर्सी से मैं किसी तरह चिमटा रहा हूँ। यही चीज लोगों ने भी वही किया। यही चीज मुनहरे फराकीन से आप वोट लेके बन जाते हैं तो मतलब कि सॉरी बट यू नो देयर इज नॉट मच टू चूज बिटवीन द टू पार्टीज व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। बट देखिए ऑन दिस, या तो शौकत तरीन साहब डज नॉट नो हिज स्टफ, या तो ये एतराफ़ करने के जनाब वो तो भी सीख रहे हैं, या ये मुझे बताएं कि इनकी आंखें खोल के हाथ से ही आग लगा के गए चीज़ों को। दिसंबर में एक IMF का प्रोग्राम रिवाइव हुआ, जब ये सब्सिडी, अनफंडेड सब्सिडी IMF को ऑन बोर्ड लिए बगैर, उनको नहीं पता था कि IMF का प्रोग्राम स्टॉल होगा, उनको नहीं पता था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की महंगाई मार्च लेके आए। आपने कहा इमरान खान साहब ने महंगाई की, हम इसको हटाएंगे, उन्होंने तो जी नहीं, मगर उसका तरीका ये तो नहीं है कि आप और ये खजाना खाली की बात करें। तो तब भी इंटरनेशनल पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही थी ना, जिसकी वजह से वो प्राइसेस बढ़ा रहे थे। नहीं, बट उसका मतलब ये है कि आपके पास आप 120 अरब रुपए जो आपको पता है आपके पास नहीं, जब जा रहे हो उस टाइम पे ये लगा जाएं आप, क्योंकि उनको पता था। यकीन करें, मुजम्मिल साहब से पूछने नहीं, मुझे गुजारिश, जरा मेरी गुजारिश है। उन्होंने एक दो बातें की थी खजाना खाली का। उन्होंने कहा कि खजाना खाली हम कहते हैं, बारूदी सुरंग कहते हैं। 1600 का हमारा एवरेज फिस्कल डेफिसिट होता था जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 13 और 18 के दरमियान। पहले 3 सालों में इनका जो आपका बजट खसारा था PTI की हुकूमत का, वो 3400, 3300 और 3400 था। और इस साल अभी इन्हीं के फाइनेंस सेक्रेटरी, जो इन्हीं के वजीर खजाना को प्रेजेंटेशन दे चुके थे, शौकत तरीन साहब की, उन्होंने हमें बताया जब हमने पहली प्रेजेंटेशन दी कि 5000 ओवरऑल और 5600 वफाकी खसारा होना था। आप अंदाजा करें कहाँ 1600 कहाँ 5600, तो खजाना खाली नहीं है तो क्या है। और उसके साथ साथ आप 120 अरब की सब्सिडीज दे रहे हैं जो आपके पास नहीं है। IMF को ऑन बोर्ड किए बगैर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके डिप्लीट हो रहे थे। इस्तेहकाम आपकी फॉरेन एक्सचेंज या US डॉलर की मार्केट के अंदर आप देख रही थी कि किस तरह मुतासर हो रहा था। और बहुत सारे एनालिस्ट और हर कोई इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक कर रहा था कि ये एक गैर जिम्मेदाराना फैसला था, और इसलिए हमारे लिए पॉलिटिकली डिफिकल्ट फैसला होने के बावजूद हमने ये फैसला किया। और जहाँ तक इन्होंने बात की PDL की, देखिए वो डॉक्यूमेंट उन्होंने कहा कि 4 रुपये उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है कि पहले 8 रुपए फिर 4 रुपए स्टैगर करके, मगर ये लिखा हुआ था कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो 30 रुपए होगी पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सर अभी आप 30 रुपए और डालेंगे फिर? नहीं, यही मैं आपको बता रहा था पहले कि मिफ्ता इस्माइल साहब जब वाशिंगटन गए तो वो टैक्स की उन्होंने ये बात की कि सब्सिडी का कम से कम रिमूवल के ऊपर हम कर सकते हैं, मगर आवाम के ऊपर टैक्स का बोझ। और ये बात बहुत अहम है आपके शो के तवज्जुह से आवाम तक पहुंचाना कि अभी भी हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी दे रही है। अभी भी कोई टैक्स या पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे नहीं है। अभी भी हुकूमत अपनी जेब से सब्सिडी दे के जो कीमतें मौजूद हैं, इतनी इन्होंने तबाही मचाई हुई है कि ये अभी भी हमारी मजबूरी है। मुजम्मिल साहब, सर वो तो अब कह रहे हैं कि आप तो खजाना खाली छोड़ के गए और नंबर्स भी बता दिए। सर मैं बिलाल साहब की जो है बातों को सुन के बड़ा जो है एंजॉय कर रहा था कि पहले तो आप हमारा अशर हो गया, आप दोनों एंजॉय कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें। मैं एंजॉय नहीं कर रहा जी, साहब कर रहे हुआ है। हाँ, मैं बताना चाह रहा था कि ये बिलाल साहब के जो वजीर खजाना है
जितना बड़ा लाफिंग स्टॉक वो 2 महीने में बना है, वो शायद पाकिस्तान की तारीख में कोई ना बनाओ। वो IMF जा रहा था, कह रहा था, न्यूयॉर्क जाते हुए कह रहे थे बस मैं 2 दिन में लेकर आ रहा हूँ प्रोग्राम। फिर वो 18 तारीख को दोहा जाते हुए एयरपोर्ट पे खड़े हुए कह रहे थे कि मेरे वजीर आजम और मेरे कायद ने कहा है कि 1 रुपया पेट्रोल में नहीं बढ़ेगा और हम नहीं बढ़ाएंगे। तो फिर उसके बाद आके आपने देखिए हाल किया, फिर वो गलत नंबर देते रहे कौन को। उन्होंने बोला कि 4% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है, 6% निकल गया। ठीक है, फिर वो अपने ही वजारत में लोगों को प्रेशराइज कर रहे थे, जो आपकी डॉन अखबार ने भी कोट किया। फिर उसके बाद इन्होंने झूठ बोला कि पाकिस्तान का 20 अरब डॉलर का खसारा छोड़ के नहीं है, वो 12 अरब डॉलर निकला। अभी बिलाल साहब कह रहे हैं कि जो है फाइनेंस सेक्रेटरी ने इनको प्रेजेंटेशन दी है 5,600 अरब की, 9 महीने में 2,560 अरब रुपए खसारा है। अब ये बात करते हैं कि जी हम 300-400 अरब रुपए की पेट्रोल की सब्सिडी अफोर्ड नहीं कर सकते। 900 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट था, इन्होंने पूरा काट के 500 कर दिया। वो 400 किधर इस्तेमाल किया इन्होंने? फिर 6,100 अरब रुपए, फिर ये कहते हैं 5,000 अरब रुपए का खसारा पाकिस्तान की तारीख में नहीं रहा। भाई हर चीज रिलेटिव हो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP बोला जाता है, और वो जो है 6.5% है। जब आप छोड़ के गए थे उस वक्त ना कमोडिटी सुपर साइकिल थी, ना कुछ था, ना कोरोना था। आप उस जमाने में जी बिलाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं मुजम्मिल साहब? जी मेरी बात कंप्लीट होने दे, बात कंप्लीट होने दे, कंप्लीट 1 मिनट होने दे। जब ये छोड़ के गए थे ना मुल्क, जब 2018 में, तो उस वक्त मुल्क की शायद नंबर GDP थी वो 39 ट्रिलियन थी। इस साल तो 67 ट्रिलियन है। जब ये छोड़ के गए थे ना 3.8 ट्रिलियन टैक्स था, इस साल 6.1 ट्रिलियन टैक्स है। वो 25 अरब डॉलर मई के महीने में हमने लैंडलाइन, आप ये कहते हैं, बिछाई थी। मैंने आपको बताया, शायद आप लोग को आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन आपके नाज़रीन सुन लेंगे। मई के महीने में 10% एक्सपोर्ट गिर गई। मूडीज ने रेटिंग डाउनग्रेड कर दी, 8 रुपए यूनिट। आज से 3 महीने पहले मिलता है। मुजम्मिल साहब जरा उनको भी बात करने देना, वो कुछ कहना चाह रहे हैं सर। जी बिलाल साहब। हाँ जी मुजम्मिल साहब की बातें देख के जी सुन के एक हैरानगी भी होती है, अफसोस भी होता है कि हमारी हुकूमत आए हुए भी हफ्ता नहीं हुआ था और हमाद अजहर साहब जैसे लोग, असद उमर साहब जैसे लोग, और मैं हैरान हूँ शौकत तरीन साहब जैसे लोग भी मुस्कुराहटें मुंह पे ला के जो आवाम के ऊपर अभी जिससे वो गुजरी है उसके ऊपर इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे थे जैसे हफ्ते 2 हफ्ते पहले इनकी नहीं किसी और की हुकूमत थी। और ये भी इसी तरह ग्लोट कर रहे हैं कि वह मुफ्ता इस्माइल साहब जब वहाँ पे गए हैं तो मुफ्ता इस्माइल साहब को कितनी मुश्किलात, और IMF के साथ, ये इनका सारा किया हुआ गंद है। क्या इन लोगों को 4 साल में 4 वजीर खजाना इसलिए बदले क्योंकि कारकर्दगी अच्छी थी? क्या इमरान खान ने खुद नहीं कहा था कि हमने परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर असद उमर को निकाला? अपनी जमात के अंदर इनको वजीर खजाना नहीं मिले, 2 ने इंपोर्ट किए। और अब मैं हैरान होता हूँ कि शौकत तरीन साहब भी जिस प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी से बात करते हैं, बंदा दंग रह जाता है। अब मुजम्मिल असलम साहब अभी ये खसारों की और डेफिसिट्स की बात कर रहे थे। बजटेड डेफिसिट इस साल का, या बजट के पिछले बजट की तकरीर निकाल लें, फिगर्स निकाल लें, 3400 का बजटेड इनका फिस्कल डेफिसिट था। वही डेफिसिट अब 1600 अरब पे गया है, ओवरशूट कर गया। मतलब कि खुद उन्होंने कहा PSDP के अंदर कटौती हुई, उस कटौती के बावजूद आज 5000 अरब पे खसारा खड़ा हुआ है। इतनी बुरी इनकी फिस्कल मैनेजमेंट रही है। और आप मुझे बताएं, चले ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मैं एक्सचेंज करूंगा, ये करेंगे, और सिलेक्टिवली ये करते रहे, और ये सिलेक्टिवली भी मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द वे। बट आप मुझे बताएं कि मुझे तो ये पता है, मैं अपने इलाके में लोगों के पास जेल में भी जाता हूँ, या और आप लोगों से सुनते हैं, तो यहाँ पे भी लोग जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो रिलेट कर सकेंगे कि हकीकत ये, जो 2018 में बंदा 15,000 रुपये का राशन डालता था घर में, आज 30,000 का नहीं डाल सकता। मैं ऐसे लोग जानता हूँ जो 800 रुपये बिजली का बिल दे के घर में सिर्फ 2 बल्ब और 1 पंखा चलाते थे और पूरी फैमिली एक कमरे में बैठती थी। अब वो सिर्फ पंखा और 2 बल्ब चलाने के लिए 3,000 रुपये देने पड़ते हैं। ये हकायक हैं, ये जो मर्जी बातें कर लें, दीज आर रियलिटीज। हमने ये इनहेरिट की हैं, हमने ये जिम्मेदारी उठाई है, हम ये मातम नहीं करेंगे, इनकी तरह रोएंगे नहीं। सर अभी तक तो मातम नहीं कर रहे। अच्छा, फैसले भी कर रहे हैं, बट फैसले भी कर रहे हैं। दिस इज द थिंग। वी विल सी सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। आप लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के हवाले से। जब MQM ने ये फैसला किया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को छोड़ के PDM की जो जमातें हैं वो मखलूत हुकूमत जो उन्होंने बनाई उसका हिस्सा बनेंगे, तो पूरा मुआहदा बाकायदा साइन हुआ था MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, और इसका एक अहम हिस्सा जो था वो लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से भी था। मगर गुज़िश्ता दिनों में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का एक ताज़ा तरीन बयान सामने आया है, और उसके अंदर वो ये शिकायत कर रहे हैं कि जो बल्दियाती सिस्टम है सिंध के हवाले से, उसमें पावर शेयरिंग के हवाले से उनको सही शेयर नहीं मिल रहा।
उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जो MQM के दफातर भी हैं जिनको खोलने के हवाले से कोई कमिटमेंट्स हुई थी। इस सारे मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जावेद हनीफ साहब, रुकन हैं सिंध असेंबली MQM पाकिस्तान, मेंबर हैं मुज़ाकराती टीम के भी। वेलकम टू द शो सर। जी जावेद साहब, ऑब्वियसली उस वक्त बड़ी तफसील से मुआहदा साइन हुआ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से RT से आपने एक किया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से दूसरा हुआ था। तो सर ये जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का बयान सामने आया है और उसमें जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, कुछ हमारे साथ भी तफसील शेयर करें सर। जी शुक्रिया आरफा साहिबा, ये आपने सही कहा कि जो हमारा जो मुआहदा था उसका सच की जो रूह थी इनफैक्ट वो थी कि लोकल एम्पावरमेंट, इख्तियार जो है लोकल लेवल पर ट्रांसफ़र करना, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था, जो आर्टिकल 140A की जो रूह है उसके मुताबिक। अब उसके लिए बहुत मेहनत की गई, काम किया गया, लॉ डिज़ाइन किया गया और लॉ डिज़ाइन करके पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसको दे दिया गया है और काफ़ी अरसा हो गया है और काफ़ी इस पर नंबर ऑफ़ राउंड्स हुए हैं नेगोशिएशन के, लेकिन अभी तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। इनफैक्ट उसमें ऐसा है कि जो स्पिरिट है इस लॉ की और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और जो 140A वो ये कहता है कि जो अथॉरिटीज़ जो है वो डिवॉल्व की जाएंगी लोकल लेवल के ऊपर, आम आदमी के लेवल पर जाएंगी वो। तो उसी स्पिरिट के अंदर ये सारा लॉ डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ पर एलिमेंट हैं इस किस्म के, पीपल्स पार्टी के अंदर एलिमेंट हैं इस किस्म के जो इस चीज़ को रजिस्ट कर रहे हैं। देखिए कोई आसान काम नहीं होता है, आई नो, हमें भी पता है। माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, जरा थोड़ा ये एक्सप्लेन करिएगा। आपने जो जिक्र किया अभी के बहुत से राउंड्स भी हुए, मुज़ाकरात भी हुए सर, तो क्योंकि कुछ तो पहले ही इस सारी तब्दीली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाने के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, उससे पहले भी कुछ मुज़ाकरात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑफर किए थे, आप उनका जिक्र कर रहे हैं या जो मुआहदा साइन हुए उसके बाद आपके और उनके अलग से नेगोशिएशंस हुए हैं जिसमें बाकी जो सिंध की ऑपोजिशन जमातें हैं वो हिस्सा नहीं थी? नहीं, मैं जिक्र कर रहा हूँ ये जो लॉ बनाने के बाद जो लॉ बना के उनको दिया गया है उस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसके ऊपर मुज़ाकरात हुए हैं अभी। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद की आप बात कर रहे हैं? जी, वो तो बहुत पुरानी बात होगी। अभी रिसेंट जो नेगोशिएशन हो रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिसमें हमने कंसेंसस डेवलप करना है इस लॉ को बनाने के लिए। जो हमने लॉ उनको बना के दिया है एज पर द स्पिरिट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो हमने बना के दिया है और उस पर नेगोशिएशन हमारे उनसे हो रहे हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, जो स्पिरिट है 140A की, उसके मुताबिक बहुत से इदारे हैं उनको डिवॉल्व होकर नीचे लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर आना है। तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है रिलक्टेंस है, रेजिस्टेंस है और वो नेगोशिएशन चल रहे हैं उनके साथ। तो वो हमारी कोशिश है इंशाल्लाह, वो ऐसा इतने भी ऐसी चीज़ें भी नहीं है कि बहुत कोई ऐसे इम्पेडिमेंट हो, इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। पर सर अगर आप पब्लिकली बात करें और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी पब्लिकली बात की है तो उससे तो लगता है कि फिर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात संजीदा हैं, या आपको लग नहीं रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो एलिमेंट्स जिनका आपने भी जिक्र किया जो रेजिस्ट करेंगे वो ये होने देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी की जो टॉप टियर लीडरशिप है वो इस मामले में बड़ी क्लियर है और सिंसियर है। उन्होंने कई मरतबा इस चीज़ों को कहा है और वो करवाना चाहते हैं इसके अंदर। लेकिन आपको पता है बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जब होती हैं, सिस्टम होते हैं, उनके बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जिनके अपने अपने ख्यालात होते हैं, नज़रियात होते हैं। वो रेजिस्टेंस यकीनन वहाँ से आ रहा है, लेकिन चीज़ें इंशाल्लाह आगे बढ़ रही हैं, उम्मीद है मैं आगे बढ़ जाएंगी चीज़ें। तो सर क्या कोई आप हमें एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरह के इश्यूज हैं उस लॉ के अंदर जिस पे मसला हो रहा है, या आप लोगों को के जो डिफरेंसेस हैं वो रेकंसाइल नहीं हो पा रहे? देखिए मैं इसको बड़ा क्लियरली आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं डेवोल्यूशन की, अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आर्टिकल 140A कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंसेस, फाइनेंशियल और जो लीगल अथॉरिटीज़ है वो डिवॉल्व होके लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे आएंगी। तो डेवोल्यूशन का मतलब ये है कि कंप्लीट डिवॉल्व हो, जबकि पीपल्स पार्टी के कुछ एलिमेंट का ख्याल ये है कि इसको डिवॉल्व नहीं होना चाहिए। वो इसकी अथॉरिटी अपने पास शेयर करने को तो तैयार है कि जी मेयर को हम सर्टन अथॉरिटीज़ दे देते हैं, लेकिन इदारों को डिवॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर ये हमारा उनके साथ डिफरेंस है और उसको रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए नहीं रोक सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी यही कहता है
कुछ दिन रेजिस्टेंस कर सकते हैं, लेकिन तो 2010-11 का पास हुआ है, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक तो रोक के रखा। आपको कैसे यकीन है कि अब वो आगे नहीं रोकेंगे? लेकिन अभी जो है ये जैसे आपकी नॉलेज में है कि हमारी पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है और डिसीजन में बड़ा क्लियर लिखा है कि इन इदारों को डिवॉल्व करना है। कोई इसको अब रोक नहीं सकता है। अगर कोई रोकेगा इसको तो हम कोर्टों में जाएंगे और इंशाल्लाह कंटेम्प्ट जब लगेगी तो ऑटोमेटिक इस पर अमल दरामद हो जाएगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि उसकी नौबत नहीं आएगी, ये चीज़ें इसी तरह रिजॉल्व हो जाएंगी इंशाल्लाह। सही। सर, हमें इम्तियाज़ शेख साहब ने ज्वाइन किया है, वज़ीर तवानाई सिंध, वो भी हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो इम्तियाज़ साहब। सर, हमारे साथ जावेद हनीफ साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान अभी तक लोकल गवर्नमेंट लॉ के हवाले से फैसला नहीं हो पाया, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप लोग, उन्होंने बकौल जावेद साहब के, उन्होंने लॉ बना के आप लोगों से ड्राफ्ट भी शेयर किया है, मगर आप लोग उस पर इतनी तेजी से प्रोग्रेस नहीं करना उम्मीद थी शायद। नहीं, देखिए जी, ये तासुर बिल्कुल सही नहीं है कि हम लोगों ने कोई इस पे प्रोग्रेस नहीं की। इस पे मीटिंग्स हो रही हैं, लॉ है, देखिए लोकल गवर्नमेंट का लॉ है और लाजमी है कि मतलब उसमें जितनी भी चीजें हैं वो सोच समझ के करनी पड़ती हैं। लॉ पहले भी मौजूद हैं, उनके सामने इस लॉ को भी रख रहे हैं और वो सिलेक्ट कमेटी बनी हुई है जिसमें तमाम पार्टीज के लोग मेंबर साहबान उसमें मेंबर हैं और वही इसको देख रहे हैं। जब वो फाइनल करके देंगे लॉ में तभी जाके फाइनल होगा ना। तो मतलब वो सिलेक्ट कमेटी स्पीकर असेंबली ने बनाई हुई है और उस पर तकरीबन रोज की बुनियाद पर मीटिंग्स होती हैं, वजीर आला के पास भी मीटिंग्स होती हैं और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा लॉ बनने जा रहा है। और वो जो मुआहदा किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातों ने मिलके, उस पर हम बिल्कुल उस पर स्टैंड बाय हैं, उससे पीछे नहीं हटेंगे हम और साथ लेके सब कुछ चलेंगे। और जो लॉज उन्होंने मुत्तहिदा के दोस्तों ने दी हैं उस पर काफी काम हुआ है और चीजें जो मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी उस पर उनको इनकॉर्पोरेट करके MQM की जो चीजें थी उनको इनकॉर्पोरेट करके, बल्कि ओवरऑल सिंध के लिए लॉ है ना, दो पार्टियों के लिए लॉ नहीं है ये, तो इसलिए इस पे काम हो रहा है। और सिलेक्ट कमेटी जिसमें मुत्तहिदा भी शामिल है और पार्टीज भी शामिल है, वो इस पे काम बिल्कुल सही। इम्तियाज साहब माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ सर, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना। नाजरीन, हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद इम्तियाज साहब से और जावेद हनीफ साहब से हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें जावेद हनीफ साहब से और सेनेटर निसार खोड़ो साहब से और हम बात कर रहे हैं जो MQM और PPP के दरमियान लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के हवाले से या लोकल गवर्नमेंट लॉ के हवाले से ख़ास तौर पर मुज़ाकरात चल रहे हैं। जी निसार साहब, MQM के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि शायद आप लोग ताख़ीर कर रहे हैं, जो वो तब्दीली चाह रहे थे लोकल गवर्नमेंट लॉ में आप लोग मान नहीं रहे या ताख़ीर कर रहे हैं? ये बात नहीं है। देखें, MQM के साथ हमारा एक वर्किंग रिलेशन कायम है। वर्किंग रिलेशनशिप सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट इन द लोकल गवर्नमेंट लॉज। हमने कानून बनाया था, असेंबली ने पास किया, MQM कोर्ट में गई थी और कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दी कि हमें कानून की कुछ न कुछ चीजें जो हैं वो ठीक करनी चाहिए। हमने उसके लिए उनके और पीपल्स पार्टी के और दूसरी जमातों लेवल पर कमेटी अपने फैसला हम क्या क्या चीजें उसको दुरुस्त कर सकते हैं। की 2-3 मीटिंग पर निसार साहब माफ करिएगा, कितनी देर लगेगी या कोई डेडलाइन है इसकी कि ये मुज़ाकरात कब तक मुकम्मल होने हैं, कब तक कानून को असेंबली में लेकर आना है? ये बात ये नहीं है कि क्या है, अभी देखें ना इलेक्शन सर पे आ गए हैं। इस महीने में फेज 1 की इलेक्शन हो रही हैं और दूसरे महीने जुलाई में फेज 2 की इलेक्शन हो रही है। जहाँ तो सर आप इलेक्शंस करवा देंगे और कानून में तब्दीली बाद में होगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्ट कमेटी की यूनानिमिटी चाहिए, कंसेंसस चाहिए और वो कंसेंसस जब हो जाता है तो फिर असेंबली में वो अमेंडमेंट पेश किया जाएंगे और अमेंडमेंट पेश करने के बाद ये कानून सबके लिहाज से मुनासिब का कामले अबल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। उसमें सिलेक्ट कमेटी में क्योंकि कुछ ज्यादा लोग होते हैं, 10-12 लोग दोनों पार्टियों के या चारों पार्टियों के हैं जो भी
जी सर, जरा जावेद हनीफ साहब से भी जल्दी से कमेंट ले लूं, वक्त जरा कम है। जी जावेद साहब, क्या अब एमक्यूएम ने कुछ इस तरह का सोचा है कि अगर बहुत देर लगे तो आप लोग क्या फैसला करेंगे? क्या आप मुज़ाकरात इंडेफिनेटली जारी रखेंगे? ये देखिए, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये मैटर सेलेक्ट कमेटी का मैटर ही नहीं है। ये मैटर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान जो हमारा वर्किंग अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसके अंदर जो निगोसिएशन हमारे हुए थे, उसमें पॉइंट नंबर 1 यही है कि इस लॉ को अमेंड किया जाएगा। हम आपस में बैठ के इस लॉ को अमेंड करेंगे, और जब ये लॉ हम आपस में एग्री कर लेंगे तब सेलेक्ट कमेटी में जाएगा। तो सेलेक्ट कमेटी की जो एक्सरसाइज है इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ जो हमारे और पीपल्स पार्टी की जो निगोसिएशन हो रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे स्नैग्स हैं, उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और एफर्ट इस डायरेक्शन में हो रही है। उस पर रिजर्वेशन जो उनकी है और हमारी जो हमने जो चीज़ें दी हैं वो हम बैठकर बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगी, और प्रिंसिपल यही है, हमारी एफर्ट यही है कि लॉ पहले बनना चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर ये लॉ के बगैर ये इलेक्शन हो जाता है और वही टूथलेस किस्म का निज़ाम आ जाता है जिसके अंदर कोई इख्तियार नहीं मेयर के पास, कोई एम्पावरमेंट नहीं लोगों के पास, तो इस निज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर ये है कि इसको इसी तरीके से चलने दिया जाए। हमारी एफर्ट ये है कि निज़ाम जो है, हमारा निज़ाम जो है, जब तक लोकल एम्पावरमेंट नहीं होगी, फाइनेंशियल पावर नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं होगी, अथॉरिटी नहीं होगी, काम करने के पास इख्तियार नहीं होंगे, तो इस निज़ाम के होने का फ़ायदा कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। खोड़ो साहब, सर आई रन आउट ऑफ टाइम, अगर आप कुछ बहुत जल्दी कहना चाहिए 20 सेकेंड्स में तो प्लीज गो अहेड। देखिए, हमने कभी इनकार नहीं किया, जावेद साहब ने भी मुनासिब बात की है कि कानून के कुछ खदोखाल अगर सोच लिए हैं और सेलेक्ट कमेटी उन पर डिस्कस करें। क्या होती है कि कुछ खदोखाल बनाए, सेलेक्ट कमेटी में पेश हुए, कंसेंसस बना और रिपोर्ट की असेंबली को, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी जी हमारी ये खदोखाल हो गए, सेलेक्ट कमेटी ने ये कंसेंसस पैदा किया है, इस तरह से हम कानून में अमेंडमेंट कर रहे हैं। ये ठीक है अगर वो मैंने चाह रहे हैं कि कानून में मुनासिब तब्दीली हो, उसके बाद इलेक्शन मुनासिब लगते हैं, वो और बात है। लेकिन कराची और हैदराबाद डिवीजन के अगले महीने में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक ऑन मंडे। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।